तो और दोस्तों कैसे हो यार आप सभी लोग। मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। है ना दोस्तों, कैसा चल रहा है यार। मेरा नाम है दोस्तों गौरव मुंद्रा। मैं आप सभी को पढ़ाता हूँ एसपी ओसीएम एंड इकोनॉमिक्स। है ना, कैसा चल रहा है आप सभी का पढ़ाई। बच्चा कर रहा है सर, बहुत मजा आ रहा है आपके साथ। जो हमने लेसन नंबर 8 किया था ना सर, वो भी इकोनॉमिक्स का एकदम बढ़िया से गया। अब सर बाकी के जो बचे हैं दो प्यारे से, उसको भी खत्म करवा दो बस। उसके लिए तो दोस्तों मैं आया हूँ एक नए लेक्चर के साथ, जिसका नाम है दोस्तों, क्या नाम है बताओ, देखते हैं। साथ में बोलो मेरे साथ, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया सिंस 1991। इकोनॉमिक सब्जेक्ट चल रहा है। अगर कोई साइंस का बच्चा प्यारे से अगर गलती से आ चुका है, अगर कोई 10th 9th है, उससे भी छोटे प्यारे बच्चे गलती से आ चुके हैं दोस्तों, मैं बता दूं ये कॉमर्स का फिलहाल ये वीडियो आया है। बाकी आपके जो भी रिलेटेड टॉपिक्स है, आप अगर साइंस के बच्चे हो तो पूरा चैनल चेकआउट करो, आपको मिल जाएगा दोस्तों, है ना। लेकिन अब आप जब आए हो तो आपका स्वागत है। आपकी ड्यूटी क्या है, अब आपके कॉमर्स वाले दोस्तों को आपको शेयर करना है, ठीक है। पक्का से करोगे, पक्का। देखो यार नाराज हो जाऊंगा, चलो ठीक है। बाकी कॉमर्स वाले बच्चों आ जाओ यार, अब जो भी ऐसा आराम से लेटा हुआ है, उठ जाओ भाई, उठ जाओ। लेकिन बच्चा करे सर प्लीज 2 मिनट सुनो दो ना सर, सब प्लीज सर, प्लीज सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट, पक्का। चलो एक काम करो, आज ना तुम, अगर कोई बच्चा सो रहा है तो आपको 2 मिनट नहीं उठना है, लेकिन जब मैं ये टॉपिक पे आ जाऊं ना यार, ये ऑब्जेक्टिव्स वाला, तब आपको एकदम फ्रेश माइंड से देखना है। लेकिन उससे पहले ना मेरी जो भी बातें हैं सिर्फ सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। बच्चा कह रहा सर क्या बात है, पहली बार ऐसा कोई टीचर देखा जो बोल रहा है अगर थोड़ा ऐसा लाइटर नोट पे भी लेक्चर को देखोगे तो चलेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन सिर्फ 2 मिनट ले, ज्यादा खुश मत हो, ठीक है। बाकी ये जो चैप्टर है दोस्तों, ये आपको ओसीएम में भी देखने को मिलेगा, और ओसीएम में भी क्वेश्चन आता है और इकोनॉमिक्स में भी क्वेश्चन आता है। तो भाई ये है तुम्हारे लिए बोनस मार्क्स, है ना। अब तुम्हारे सोच देखो यार दोस्तों, अगर आपने ये लेसन पे जान लगा दी तो आपने इसके साथ ओसीएम का एक पार्ट्स आप कह सकते हो लेसन नंबर 7 में कंप्लीट कर दिया, है ना। तो आपका दोस्तों यहाँ पे भी फायदा, ओसीएम में भी फायदा। अगर कोई बच्चा जिसने ओसीएम में ऑलरेडी कवर कर रखा है, वो तो भाई भांगड़ा कर रहा होगा, क्योंकि सर हमारा तो ये ऑलरेडी हो रखा है ना। कोई बात नहीं यार, मजे करो। देखो आप इस चीज का तुम्हें फायदा उठाना है, स्टार्ट करो, मेहनत करो। और ये जो है जो यहाँ देख सकते हो आप, ऑब्जेक्टिव और हम सीखने वाले दोस्तों फीचर्स, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में आने वाला है। ऐसा भी हो सकता है ओसीएम एंड इकोनॉमिक्स दोनों में आए, ऐसा भी हो सकता है ओसीएम में आए पर इकोनॉमिक्स में ना आए, है ना। तो ये मेक श्योर करना कि आप जब ओसीएम का पेपर देखो, आप उसको अच्छे से स्टडी करो, और फिर उसके हिसाब से ही अगर ओसीएम में पूरा क्वेश्चन दोस्तों इस पे ही पूछा है तो आपको पता है, फिर तो इकोनॉमिक्स में नहीं आएगा, क्योंकि दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट में पूछेंगे। काफी बार तो ऐसा हो जाता है कि दोनों में पूछ लेते हैं, फिर वो तो बोनस मार्क्स है ना। चलो अब स्टार्ट करें हमारे बैकग्राउंड स्टोरी को, स्टार्ट करें। चलो बैकग्राउंड बिफोर 1991। अब आपको भी पता दोस्तों, 1991 से पहले हमारे देश की जो हालत थी थोड़ी सी बुरी थी। सिर्फ उससे पहले ही नहीं दोस्तों, सिर्फ 1991 की अगर हम बात करें तो नहीं, आप अगर उसे 100 साल या 200 पहले साल पुराने पीछे चले जाओ तो आपको भी पता होगा यार दोस्तों, हमारे पे किसका राज हुआ करता था, है ना। अनफॉर्चुनेटली हम एक, आप कह सकते हो, हम एक किसी के अंडर, हमारे जो देश है, हमारे जो देशवासी है, वो किसी और के लिए काम करते थे। वो मतलब जो भी रीजन हो, जो भी आपको भी पता, हमारा हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री में पढ़ते आए हो। अब ये सब चक्कर में क्या हुआ दोस्तों, हमारे जो देश का जो टैलेंट है वो पूरी तरह से वेस्ट होते गए। हाँ ना, ये तो सर ऑब्वियस सा बात है, क्योंकि हम किसी और के लिए काम कर रहे थे। लेकिन फिर जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे फ्रीडम फाइटर्स और बाकी जितने भी लोग थे जिन्होंने अपनी जान मतलब ऐसे हमारे लिए आप कह सकते हो लगा दी, सो दैट वो हमारे देश को एक फ्रीडम वाला नेशन बना सके, उनकी अब जो मेहनत थी, आज जाके हम एक फ्रीडम, आप कह सकते हो ना, पूरी तरह से एक फ्री नेशन है आज हमारा देश, है ना। लेकिन दोस्तों अभी जो 1991 है ना, इस साल को काफी ज्यादा याद किया जाता है, क्योंकि दोस्तों 1991 से पहले हमारी जो गवर्नमेंट थी काफी स्ट्रिक्ट हुआ करती थी। क्योंकि आपको भी पता हमारा हिस्ट्री एक तो इतना खराब रहा है लोगों के साथ, है ना। क्योंकि यार आप ही देखो ना, हमारे जो देश की गवर्नमेंट है, पहले तो आपको पता है जब ये हमारे ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए थे, तब दोस्तों वो लोग सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस के आइडिया से आए थे। लेकिन जब उन्हें पता चला यार हमारे जो इंडिया के लोग हैं ये तो इतने भोले हैं, इनका दिल इतना साफ है, अब क्यों ना इनको लूटा जाए, सो दैट हम इनको पूरी तरह से लूट ले। क्योंकि ये तो यार किसी के भी बातों में आ जाते हैं, ये लोग इतने दिलदार आदमी हैं। तो ब्रिटिशर्स ने ऐसा सोचा, उनका बिजनेस तो सिर्फ प्लान, मतलब उनका जो प्लान था दोस्तों, वो तो सिर्फ बिजनेस स्टार्ट करने का था। लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने से उन्होंने तो हमारे पूरे देश को ही लूट लिया। चलिए, जो भी हिस्ट्री थी बहुत खराब रही, लेकिन आज हम एक खुशी देश है हमारा, है ना। हम एक प्राउड सिटीजन है हमारे देश के, बस आपको होना भी चाहिए। बाकी अब ये जो बैकग्राउंड है, 1991 से पहले दोस्तों कुछ ऐसे लॉस थे हम ब्रिटिशर्स के फॉलो करते थे। आपको इनफैक्ट पता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 99% उनके ही लॉ से ड्राफ्टेड है। तो अगर आप देखो कि ना, इंग्लैंड के लॉज और इंडिया के जो लॉज है दोस्तों काफी ज्यादा मिलते हैं। लेकिन 1991 से पहले ही 1947 जब हमें फ्रीडम मिला ना, तब हमने सोच लिया था भाई हमें किसी की जरूरत नहीं, किसी के लॉस की जरूरत नहीं, हम अपना लॉस बनाएंगे। तब हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट था, ऐसे बहुत सारे एक्ट्स है भाई, तो हमने सब में क्या करा, चेंजेस कर दिया अपने देश के हिसाब से, ठीक है। जैसे हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 1949 को, है ना, 26 जनवरी जब वो अनाउंस हुआ था, किसने बनाया था,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना। तो ये सब क्या है, हमारे देशवासियों ने फिर अपनी जान लगा दी। अब ऐसे ही करते करते दोस्तों 1991 में भी ना यार कुछ हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने भाई सोचा अब हमारा देश अगर ऐसा चलता रहा तो हमारा देश का डेवलपमेंट नहीं होने वाला। 1991 में या उससे पहले आप कह सकते हो, कुछ 5-6 साल पहले ही गवर्नमेंट को रियलाइज हो गया, अगर हम कुछ इस तरह से हमारी जो आज का स्थिति है 1991 की मैं बात कर रहा हूँ, उससे पहले की है ना। तो आप सोचो, मेरी बातों को थोड़ा इमेजिनेशन पावर बिल्डअप करो कि यार मतलब जो गवर्नमेंट डेवलप, देश को भी पता चल गया था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो हमारा देश है 2000 साल पहले से, मतलब 2000 के पहले से ही आप कह सकते हो जो हमारी इकोनॉमी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती थी। लेकिन दोस्तों फिर अब ये गवर्नमेंट जो है हमारी, इनने पूरी कोशिश करी कि यार नहीं नहीं नहीं, हम हमारे देश के लोग इतने मुश्किल से तो हमें फ्रीडम मिला है, हम वो जो फ्रीडम फाइटर्स है उनने जो अपनी जान लगा दी है हम उसे वेस्ट नहीं हो सकती, हम होने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। तो 1991 में हमारी गवर्नमेंट एक आई और एक नई पॉलिसी लेके आई, और उस पॉलिसी के बाद हमारे जो देश का जो असली ग्रोथ है ना, असली ग्रोथ हमारे देश का तभी स्टार्ट हुआ। 1991 एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग पॉलिसी थी हमारे देश के लिए, हमारे देश के फ्यूचर के लिए। और ऐसे ही 1991 के बाद तो दोस्तों ऐसे पॉलिसीज आते गए कि आज हमारा एक नेशन जो है ना, आज से कुछ साल बाद अपने आप को एक सुपर पावर कह सके, ऐसी नौबत आ गई है। वरना 1991 से पहले पता है हमारी क्या नौबत थी कि हमारा देश 5-6 साल की जो हमारी इकोनॉमी है वो और चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो देखो आज हम वहां स्टेट से इस स्टेट पे आए हैं, तो ये गवर्नमेंट को एक बहुत अच्छा अप्रिसिएशन जाता है। तो ये गवर्नमेंट हमें वो कहना चाहता है कि 1991 में ऐसा क्या हुआ, है ना, ऐसा क्या हुआ भाई, वो हमें बताओ जरा। ठीक है, अब स्टार्ट करें। अब जो बच्चा ऐसा आराम से लेटा हुआ था, चल 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 उठ जा फटाफट, इस टॉपिक को, इस कंसेप्ट को अपन खत्म करते। लेकिन मुझे क्या चाहिए रहेगा, आप सभी का फोकस चाहिए रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, पूरा साथ दोगे मेरा। चलो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991। इस 1991 में जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी लाई, इसके पीछे उनका मकसद क्या था। अब मकसद तो देखो, ये हमने जब हिस्ट्री की बात करी, अब आप दोस्तों खुद कनेक्ट कर पाओगे इसे, कराओ कराओ कनेक्ट कराओ आपका ग्लोबलाइजेशन। देखिए दोस्तों 1991 से पहले जो गवर्नमेंट थी हमारी वो बहुत ही रेस्ट्रिक्टिव थी, है ना, वो बहुत ही ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव थी। अगर कोई आके बोल दे गवर्नमेंट अंकल सुनो ना, मेरे को ना देश में तो मैंने अपना बिजनेस कर दिया और थोड़ा बहुत करने का मन भी नहीं है, यहाँ के लोग थोड़े से अजीब है, मैं ना बिजनेस यहाँ से इंडिया में बैठ के करूंगा, लेकिन मैं ना अपना जो सामान है बाहर बेचना चाहता हूँ, ग्लोबलाइजेशन, मैं इंटरनेशनल ट्रेड करना चाहता हूँ। तो गवर्नमेंट पता उसको क्या बोलती, क्यों, क्या जरूरत पड़ गई भाई, अपने देश कम है क्या, तू बाहर का भला कर रहा है, पहले अपने देशवासियों का तो भला कर। ग्लोबलाइजेशन एक बहुत बड़ा मेन ऑब्जेक्टिव था। 1991 में ना गवर्नमेंट ने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस रखे थे, जाने भी देती थी पर टैक्स बहुत ज्यादा भारी अमाउंट में वसूल करती थी। अब गवर्नमेंट ने सोचा यार क्यों ना इनको छूट दे दिया जाए, ये लोग बाहर जाएंगे, बाहर से पैसा लाएंगे, हमारे देश का ही तो फायदा है ना। तो एक काम करो, ग्लोबलाइजेशन को लाओ, इन्हें बाहर जाने दो, इनको बाहर ट्रेडिंग करने दो। ठीक है, मार्केट में बाहर जाना, जाओ बाहर जाके कमाओ, है ना। तो 1991 में गवर्नमेंट ने इसको मेन ध्यान रखते हुए किया। आपको पता है दोस्तों, इनकम टैक्स की चलो बात अलग है, कस्टम ड्यूटी करके एक होती थी, जब आप कुछ शिप के द्वारा या आप कुछ बाहर के देश से कुछ सामान मंगाओ, है ना, तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगती थी। और आपको पता है 1980 या 85 या ऑलमोस्ट 1990 के आसपास कस्टम ड्यूटी की रेट पता है कितनी थी, 130%, है ना, कितनी, 130%। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, 130%, लाइक गाइज ऑलमोस्ट उस गुड्स की वैल्यू का आप डबल पैसे पे कर रहे हो सिर्फ एज अमाउंट ऑफ टैक्स। तो गवर्नमेंट ने सोचा यार नहीं नहीं, हम ज्यादा ही टैक्स वसूल रहे, थोड़ा सा ऐसा, उनका शक्ल देखो, रो दोगे वो अभी, है ना, तो जाओ थोड़ा सा छूट दिया। तो ऐसे ये चेंजेस आपको यहाँ पे देखने वाले, ग्लोबलाइजेशन करने दिया, इंटरनेशनल ट्रेड करने दिया। टू ब्रिंग डाउन रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन हमने कब सीखा था, अरे अभी तो सीखते आ रहे, लेसन नंबर 8 में, याद करो ना दोस्तों, लेक्चर नंबर 3 में हमने सीखा था यार, मुझे याद है। बच्चा कह रहा है हाँ सर आपकी बात अलग है, लेकिन इन्फ्लेशन याद है ना। मैं इन्फ्लेशन अब यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको इन्फ्लेशन आता है, हमने लेक्चर नंबर 3 में लेसन नंबर 8 की पूरी जान लगा के सीखी थी, एंड आई होप समझ में आ रहा है। टू ब्रिंग डाउन रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अब जो इन्फ्लेशन है यार दोस्तों बढ़ा ही जा रहा था, अगर कुछ फालतू सी चीज है उसका फिर भी प्राइस जो है दोस्तों बढ़ता जा रहा है, वो चीज अब सबको चाहिए, लेकिन अब वो चीज जो सब इतनी इंपॉर्टेंट है अगर उसका प्राइस बढ़ता जाएगा तो ये तो कुछ गलत है ना यार। तो गवर्नमेंट ने सोचा नहीं नहीं, हमें कंट्रोल करना पड़ेगा प्राइस को। जैसे हमने देखा मैंगो का प्राइस दोस्तों याद है कि नहीं, 10 से 11 हुआ, 11 से 12 हुआ, 12 से 15 हो गया। अब क्या पता दोस्तों एक हफ्ते बाद वो 15 का 30-40 हो जाए, फिर तो गलत है ना यार। इतना बड़ा प्राइस राइज हम ये अच्छा नहीं लगेगा गवर्नमेंट को। तो ये गवर्नमेंट इसलिए चाहती थी कि जो प्राइस ऐसा इतना ज्यादा राइज हो रहा है इसको हम थोड़ा लिमिट में रखें। टू अक्वायर हायर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। आपको भी पता दोस्तों इकोनॉमिक जो है हमारी 1991 से पहले डिस्ट्रॉय होने वाली थी, लेकिन उसके बाद हमारा मेन मोटिव ये था कि हम हमारी जो इकोनॉमी है उसको हम एक स्टेबल, एक अच्छे पोजीशन पे लाए। अब हमने जितना भी गिरा है ना, अब इससे तो ऊपर जाना ही है, इसको इक्वल करना और इसके साथ इससे ऊपर भी जाना है। तो ये 4th पॉइंट में आपको ये लिखना है। अब दोस्तों देखिए, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991, ये 8 पॉइंट आपको स्ट्रेट लिख के आ जाना है। इसमें से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देना, लेकिन ये 8 पॉइंट ऐसे कैसे आपको लिख के आना है।
ठीक है, मैं फिर भी इस पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि इसमें एक्सप्लेन जैसा करना कुछ है नहीं, लेकिन आप पता ही हम जीआर ट्यूटोरियल्स वाले कैसा पढ़ाते हैं यार, थोड़ा सा समय लेते लेकिन पूरी जान लगा देते कि एक से एक चीज आपको समझ में आ जाए। चलिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, इसका मतलब ये दोस्तों कि बाहर के जो देश वाले हैं उनको भी अपने देश में आके काम करने दो, अपने देश में आके थोड़ा सा मतलब बाय एंड सेल, उनको भी अपने यहाँ पे देश में आके एक दुकान खोलने दो, कोई बात नहीं है ना, और आप भी जाओ, आप भी जाके बाहर काम कर सको। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, अब कैसे दोस्तों, देखिए बाहर के देश वाले अगर अपने देश में आके काम करेंगे तो अपने देश का नाम होगा कि तेरे को पता है हमारे देश में इंग्लैंड, यूएसए, जापान, यहाँ से लोग आके काम कर रहे हैं, तो अपना इसमें अपना नाम किसका हुआ, अपने देश का हुआ ना। चलिए, टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, जैसे आपको पता है दोस्तों 1991 से पहले अपना बहुत बुरा हाल था। 1991 जैसे मैंने बोल दिया ना, उससे पहले के आपको साल याद करने हैं और आपको ये समझना है बस भाई इंडिया का हाल बहुत बुरा हाल था वैसा। टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन सो दैट अपना अब इकोनॉमी जो है, हमने बुरे दिन बहुत देख ली, अब आगे बारी आ चुकी है आगे बढ़ने की। चलिए, इंटरनेशनल ट्रेड, ग्लोबलाइजेशन अलग वर्ड है, इंटरनेशनल ट्रेड में दोस्तों ये है। ग्लोबलाइजेशन दोस्तों एक वाइडर टर्म है जिसको हम इस लेक्चर में, इस लेसन में सीखने वाले हैं, है ना, तो टेंशन ना लो। लेकिन अब इंटरनेशनल ट्रेड जैसे कि इंपोर्ट करने मिलेगा, एक्सपोर्ट करने मिलेगा। आई होप दोस्तों आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब पता है ना यार, ये नहीं बताऊंगा, देखो भाई ओसीएम में जान लगा के पढ़ाई किया है हमने, एसपी में भी सीखा है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है, अब नहीं बताऊंगा। और कोई बच्चा अगर मेरे को डाउट पूछा, बताना तो मेरा फर्ज है, लेकिन मैं फिर नाराज हो जाऊंगा भाई, देख लो यार। चलो, यहाँ पे लिखा है अपॉर्चुनिटीज टू प्राइवेट सेक्टर। देखो आपको पता दोस्तों 1991 से पहले ना गवर्नमेंट जो है ना बहुत रेस्ट्रिक्टिव थी, वो ना यार जितने भी प्राइवेट सेक्टर वाले लोग हैं, जैसे अपन आम आदमी है ना यार, अपन क्या है प्राइवेट सेक्टर वाले, अगर हम दोस्तों कोई कंपनी खोलना चाहते थे तो गवर्नमेंट हमको अलाउ नहीं करती थी। गवर्नमेंट बोलती थी नहीं नहीं भाई तू, तेरे से नहीं होगा, हमारे से देश नहीं चल रहा, तू उधर कंपनी खोलने की बात कर रहा है। गवर्नमेंट 1991 से पहले इतनी रेस्ट्रिक्टिव थी, लेकिन फिर गवर्नमेंट सोचा यार चलो ठीक है यार, अपना ही बच्चा, अपना देश का आदमी है, अपने देश का भलाई के लिए ही सोच रहा होगा, बिजनेस करना है तो भी उसका फायदा तो हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ देश का भी फायदा हो रहा है ना, चल जा यार, मौका दिया तेरे को। 7th पॉइंट में ये सोचकर 7th पॉइंट को लिखा गया है यहाँ पे। 8वां पॉइंट, टू करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस, ठीक है। चलिए, इसका मतलब ये देखिए दोस्तों, अब जो हमारे देश ने ना काफी सारा लोन लिया हुआ था 1991 से पहले, अब उसको चुकाना भी तो है ना यार, लेकिन अब 1991 में ऐसा हाल हो गया कि हमें लगा हमें और लोन लेना पड़ेगा, जो कि हमें कोई देता नहीं, क्योंकि हमारे देश का हाल तो ऑलरेडी एकदम कह सकते हो इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, हमें अब लोन कौन देगा। हम हमारे जो देश के जो गवर्नमेंट है, आप कह सकते हो जो रूल्स लॉज बनाते, उन्होंने पूरी जान लगा दी सो दैट हम कुछ ऐसे लॉज लाए और 1991 के सिचुएशन को हम कैसे तो हैंडल करें और काफी ज्यादा आगे जाए। अब देखो यार दोस्तों 1991 में हमारा ये हाल था, आज 2022 चल रहा है ना, अब थोड़े दिनों में तो यार 2023 आने वाले हैं। क्या लगता है आपको अपना देश ने मतलब क्या प्रोग्रेस किया है, आप ही सोच सकते हो। तो ये ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, ये स्ट्रेट 8 पॉइंट्स आपको वहां पे लिख के आने हैं। चलिए, आज के आखिरी टॉपिक को चलते हैं, और ये आखिरी टॉपिक देखो 8 पॉइंट्स है, 8 पॉइंट्स मतलब मैक्सिमम 8 मिनट्स, मैक्सिमम 8 मिनट्स। साथ दोगे मेरा पूरा, स्टार्ट करें, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। और ये जो हेड पॉइंट्स है सिर्फ इतना ही लिख के नहीं आना है भाई, अंदर आपको एक्सप्लेन करके आना है। 8 पॉइंट्स है, कोई भी 6 अपने पसंद के उठा लो और मिनिमम 2 लाइन आपको लिख के आने हैं उसके अंदर एज ए एक्सप्लेनेशन। फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991, मतलब अभी जो पॉलिसी आई है इसके कुछ फीचर्स जानते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं। ये 1991 पॉलिसी इतनी खास थी तो क्यों थी, आओ ध्यान देते हैं। डी लाइसेंसिंग, इसका मतलब दोस्तों 1991 से पहले ना गवर्नमेंट ने ना काफी सारे ऐसे प्राइवेट सेक्टर्स को परमिशन दे रखी थी कि वो जो भी बिजनेस करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे कि काफी कंपनीज को पता है किस चीज की परमिशन थी, आप बॉम्ब बना सकते हो, आप आर्मी की जो इक्विपमेंट्स होती है वो बना सकते हो। अरे दोस्तों देखिए, अगर कोई आर्मी या ऐसा कोई भी आम राह चलता आदमी अगर बनाने लग जाएगा फिर तो टेररिज्म बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाएगा, आपको क्या लगता है। तो गवर्नमेंट ने सोचा नहीं 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 भाई, पहले तो इन पे बैन लगाओ, तो गवर्नमेंट ने ये सब चीजों को अपने कंट्रोल में लिया। नहीं नहीं, ये जो सीरियस हैजार्डियस जो डिसीज है, जो हैजार्डियस चीजें हैं ना, ये सब गवर्नमेंट देखेगी भाई। बाकी जो ऐसा कुछ काम है जिससे लोगों को, अपने देशवासियों को नुकसान ना हो, वो आप लोग कर सकते हो। तो जो भी ऐसे लोग में थे काम करते थे, सबका लाइसेंस कैंसिल कर दिया और बोला नहीं नहीं आप अभी बॉम्ब नहीं बना सकते, भले ही आप अपने देश के लिए बनाते थे। सॉरी भाई, क्या गारंटी आप सिर्फ अपने देश के लिए बनाते थे, क्या गारंटी इस चीज की। जहां पैसा भाई, पैसे के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो बस वाला बात है, गवर्नमेंट ने सोचा नहीं नहीं, अगर सोचो अपना ही कोई राइवल यहां से अपने देश से बॉम्ब ले जाने वाली बात कर दे और वो लोग सप्लाई भी कर दे और वो बॉम्ब बाद में जाके अपने पे ही कोई डालने की बात कर दे तो कितना गलत हो जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों डी लाइसेंसिंग वाला ऑप्शन, ये एक फीचर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अबॉलिशन ऑफ मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, दोस्तों मोनोपोलीज यानी कि आपके पास कुछ एक ऐसा बिजनेस है जो पूरे मार्केट में सिर्फ आपके पास ही है और आपके पास ही वो प्रोडक्ट मिलता है, आपने उसको क्या कह सकते हो आप
आपने ही उसको इन्वेंट करा है, आपने उसको क्रिएट करा है और आपके अलावा और किसी को पता नहीं भाई वो मार्केट में कैसे बनता है। तो सोचो आप अपने मन मर्जी से पैसे चार्ज करोगे। अब आपको पता है ये जो प्रोडक्ट है ना दोस्तों, ये सिर्फ आप ही बना सकते हो ये प्रोडक्ट। आप इसका कितना भी अपने दिल से आवाज कह रहा है सर 1 लाख रुपए मांगूंगा मैं इस चीज का, है ना, तो आप कुछ ऐसी प्राइसिंग कर दोगे जिसकी इसकी एक्चुअल वैल्यू 100 रुपए होनी चाहिए, लेकिन अब आप ही बना रहे हो तो आप 1000 रुपए मांग रहे हो, तो ये गलत बात है कि नहीं। तो गवर्नमेंट ने दोस्तों अबॉलिश कर दिया, अबॉलिश यानी कि उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए या उनको परमिशन ही नहीं दिया, आप अब ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपको जब प्राइस लगाओगे लिमिट में लगानी है ना, तो ये अच्छी चीज है काफी। चल सॉरी, एनकरेजमेंट टू स्मॉल, एक सेकंड यहाँ पे देखिएगा, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी कि दोस्तों कुछ लोग पता है क्या करते थे, वो जब बिजनेस करते थे ना, वो अपने जो कॉम्पिटिटर्स थे उनको बोलते थे अरे सुन देख तेरा कंपटीशन में मेरा कंपटीशन तू, एक काम कर, दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं, अपन दोनों प्रॉफिट कमाएंगे और साथ में चलेंगे, और अपना मेन मोटिव रहेगा इन लोगों को लूटना, है ना। तो ये क्या रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस दोस्तों, ये लोग आपस में ही मिलकर ट्रेड कर रहे हैं सो दैट ये आपको लूट सके, है ना। तो ऐसे लोगों से बचना है, गवर्नमेंट ने इनको परखा और 1991 में इनके लिए अलग से लॉस लगा है। चलिए 4 पॉइंट्स और पूरा ध्यान यहाँ पे लगाओ। एनकरेजमेंट टू स्मॉल सेक्टर्स, आपको पता है दोस्तों कुछ ऐसे ऐसे सेक्टर्स थे जो 1991 से पहले ना बहुत छोटे हुआ करते थे, जैसे कि दोस्तों आपको पता है सेबी, आपने दोस्तों शेयर मार्केट के बारे में सुना होगा, है ना। अब ये जो शेयर मार्केट है ये 1991 से पहले आपको पता है स्मॉल सेक्टर में आता था। 1991 से पहले दोस्तों आपको पता है ये जो शेयर मार्केट है इसको 4 से 5 लोग कह सकते हो आप मिलके चलाते थे। इनने 4-5 लोगों ने अपने रूल्स बनाए और फिर शेयर मार्केट को आगे बढ़ाया। लेकिन अब गवर्नमेंट ने पता है क्या करा, 1991 में कह दिया भाई देखिए अब आपने इतने टाइम तक जो भी किया, अब 10-15 लोग का जो ग्रुप था, फिर 10-15 अंडर, इन लोगों के अंडर बाकी पूरा मार्केट काम करता था। अब सॉरी, अब आपको अगर सेबी मतलब आपको अगर शेयर मार्केट चलाना है हमारे देश में, तब आपको एक कंपनी फॉर्म करनी पड़ेगी। फिर वो लोगों ने कंपनी फॉर्म करी, उस कंपनी का नाम था दोस्तों सेबी। अब इस सेबी में सारे लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट के आदमी बैठ के बना रहे, है ना। और ये लोग जो है ना, जो 1957 1947 से चलता आ रहा है दोस्तों ये शेयर मार्केट जो है ना, एक आपको पता है एक बिल्डिंग में बैठ के 4-5 लोग बैठ के काम करते थे, उसको शेयर मार्केट कहते थे। 1991 से पहले वो चलता था, लेकिन अब उसके बाद उसको गवर्नमेंट ने एनकरेजमेंट करा, उसके ऊपर एक गवर्नमेंट ने अपना लॉ ला दिया जिसे सेबी एक्ट 1952 कहते हैं। अब वही एक्ट दोस्तों क्या कर रहा है, एनकरेजमेंट कर रहा है स्मॉल सेक्टर्स के लोगों को, एनकरेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखिए दोस्तों आप क्यों नहीं चाहोगे कि कोई बाहर का व्यक्ति अगर आपके देश में आके इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, आप उसको मना करोगे क्या? नहीं ना, आप बोलोगे अरे भाई बिल्कुल आया, हाँ ये बिल्डिंग ना, अरे बिल्कुल लगा, बिल्कुल पैसा लगा, बिल्कुल लगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, 1991 से पहले अलाउ नहीं करती थी, अब उन्हें अलाउ करती है। चलिए रिड्यूसिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर हमने देखा। उसके बाद देखिए दोस्तों ट्रेड, एक सेकंड, रिड्यूसिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, मतलब कि दोस्तों देखिए पब्लिक सेक्टर जो है ना पहले हर चीज में दखल करती थी। जैसे आपको पता है कुछ 1991 से पहले ना ऐसे लॉ नहीं था कि जो बॉम्ब आर्मी वाले सेक्टर्स हो गए या रेलवे हो गया, ये एयरलाइंस हो गई, ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट संभालेगी। पहले पता क्या होता था, एयरलाइन ऐसे काफी थे जो प्राइवेट सेक्टर के अंडर कंट्रोल में थी। लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट क्या करा 1991 में, नहीं भाई तुमसे नहीं हो सकता, तुम्हारे पे कोई भरोसा नहीं, ये चीज जो है ये गवर्नमेंट करेगी, है ना। तो रेड्यूस कर दिया रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, मतलब गवर्नमेंट ने सोचा यार अब हमारे पास देखिए बहुत सारे सेक्टर्स थे, गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में बहुत सारे सेक्टर्स ले रखे थे 1991 से पहले। तो गवर्नमेंट ने सोचा यार अगर मैं सब काम करूंगी तो मेरे को नहीं लगता मैं हर चीज में स्पेशलाइज हो जाऊं। तो अब ये जो प्राइवेट सेक्टर वाले लोग हैं ना यार, जो बिजनेस करना चाहते थे, इनको परमिशन दे दी, है ना। तो ये क्या है, रिड्यूसिंग रोल ऑफ पब्लिक मतलब कि गवर्नमेंट की बात हो रही है। गवर्नमेंट ने अपना काम कम करा और लोगों पे भरोसा ज्यादा करा। ट्रेड लिबरलाइजेशन यानी कि लिबर्टी ट्रेड। अब देखिए आपको ट्रेड करने के लिए मैं फ्रीडम देती हूँ, जाओ आपको बाहर काम करना था, बाहर अपना देश का सामान पहुंचाना था, बिल्कुल पहुंचाओ, बिल्कुल नहीं रोकूंगी, हाँ कुछ लिमिट तक। ऐसा नहीं ना भाई अब बाहर के देश से कुछ गलत सामान मंगा रहे हो जो अपने देश में बैन है, मतलब समझ रहे हो मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। अरे वो प्लांट वो क्या बोलते उसको, पतिया, हाँ जो अपने यहाँ पे बैन है, आप उसको नहीं कर सकते ना भाई। तो पता चला आप किधर मैक्सिको में काफी बिकता है वो सामान जो है ना, प्लास्टिक के अंदर रैप, अरे पूरी क्या कहते हैं उसे, हाँ। तो ऐसा तो नहीं ना भाई वो आपने एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देना, नहीं पाए, वो सब चीजों पे अब भी बैन है, बस वही है। उसके बाद देखिए रिफॉर्म्स इन इंश्योरेंस सेक्टर, जैसे पता है दोस्तों इंश्योरेंस जो है आजकल तो हर किसी के पास होता है और आपको पता है दोस्तों कंपलसरी है, इनफैक्ट जो व्हीकल्स होते हैं उसमें तो कंपलसरी है ही, है ना। तो ये 1991 से पहले लोगों को पता भी नहीं था इंश्योरेंस क्या होता है, या फिर इसके लिए कोई स्पेशल लॉ भी नहीं था। लेकिन अब IRDA, अब ये जो है गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश कर दिया। अब IRDA जो है दोस्तों ये पूरा इंश्योरेंस सेक्टर को कंट्रोल करता है। अब इसने क्या करा, सब इंश्योरेंस सेक्टर्स के लिए लॉ बनाए। ये कब हुआ, 1991 के बाद इनको जगा कि यार हमें इंश्योरेंस सेक्टर को भी बचाना पड़ेगा, भाई अपने देश का है, लोगों की जो सेफ्टी है हमें इसका सोच ख्याल रखना होगा। चलिए लास्ट अपना
रिफॉर्म्स इन फाइनेंशियल सेक्टर, जैसे देखिए दोस्तों फाइनेंस एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, फाइनेंस पे पूरी दुनिया चलती है, फाइनेंस पे हमारा देश चलता है। बाकी फाइनेंस सेक्टर्स पे गवर्नमेंट ने दोस्तों 1991 से पहले देखिए जो 130% का कस्टम ड्यूटी लेते थे, आज उसको दोस्तों गोल्ड के केस में भी कम कर दिया है। इनफैक्ट काफी जब आप सामान लाते हो तो काफी बार तो उसको फ्री में आप ला सकते हो, पर लिमिट तक, जैसे कि आप एक मोबाइल ला सकते हो, आप एक घड़ी पहन के आ सकते हो दोस्तों, आप मैक्सिमम 2 मोबाइल रख सकते हो, तीसरा रखा तब आपके ऊपर क्वेश्चनिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप एक लैपटॉप कैरी कर सकते हो, अब जब आपने 2 से 3 लैपटॉप कैरी करना स्टार्ट कर दिए, वो तब भी आपको एक बार का लीस्ट केस में छोड़ देंगे, लेकिन जैसे ही आपके बैग में 4-5 लैपटॉप मिल गए, बोले चल भाई आजा, आओ कस्टम ड्यूटी पे करो, है ना। तो ये सब क्या है, गवर्नमेंट ने आपको थोड़ी सी छूट करी। अच्छा 2 मोबाइल रखना आपको, चल कोई बात नहीं यार, रख ले यार, क्या काम करता है, बिजनेस है इसलिए 3 मोबाइल है, अरे अच्छा कोई बात नहीं। लेकिन 1991 से पहले अगर आप दोस्तों बाहर से 1 या 2 मोबाइल भी ले आते ना, ला भाई कस्टम ड्यूटी पे कर, 130% अगला रो देता, है ना। तो बस वही हाल है। अब इसके लिए दोस्तों ये जो फीचर्स है, इससे आप ये पहचान सकते हो कि गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा नीड थी 1991 में कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने की, है ना। तो ये लेसन हमें वो सिखाना चाहता है। तो इसी के साथ दोस्तों इस लेक्चर को अपन यहाँ पे एंड करते हैं। देखिए आपके लिए सिर्फ 20 मिनट का लेक्चर है ना, एंड आई होप आपको दोस्तों समझ में आया है। इंपॉर्टेंट है ये लेसन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 100 में एग्जाम में 100% आएगा। अगर इकोनॉमिक्स में नहीं आया ना, तो ये सेम क्वेश्चन ओसीएम में देखने को मिलेगा, क्योंकि लेसन नंबर 7 में सेम कंसेप्ट है, ठीक है। तो एक साथ आपकी 2 जगह की तैयारी हो रही है, इसलिए पूरी जान लगा दो। तो चलो फिर दोस्तों इस लेक्चर को अपन यहाँ पे एंड करते हैं। मिलता हूं आप सभी से लेक्चर नंबर 2 में इकोनॉमिक्स के लेसन नंबर 9 के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। पूरी वीडियो को दोस्तों शेयर करना है, लाइक करना है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखो यार। बाकी इंस्टाग्राम मेरा है, यहाँ पे जाके प्यार फैलाओ यार थोड़ा सा भाई को भी, है ना। चलो फिर दोस्तों इस लेक्चर को अपन यहाँ पे एंड करते हैं।